हेलो आरआरबी जेई मैकेनिकल एस्पिरेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसमें हम लोग देख रहे हैं पार्ट 3। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 और उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो फर्स्ट लॉ पे बेस्ड होंगे और कुछ ऐसे इक्वेशन पे बेस्ड होंगे जिसमें कि कौन सा इक्वेशन किसके लिए यूज होता है, रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए या ओपन सिस्टम के लिए। ठीक है। और उसी दौरान आगे क्वेश्चन में हमको मिलेगा प्रिपेचुअल मोशन मशीन का, तो वो भी हम लोग जानेंगे कि प्रिपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड। ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। आप लोग को ये समझ में आएगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगेगा डिस्कशन तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फॉर ए प्रोसेस विच इज नॉन फ्लो, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो कि नॉन फ्लो है और द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए और नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए कौन सा एक तरह से सही है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, डेल क्यू इजकल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है। तो इसी से अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, डी यू इजक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तो ए सही हो जाएगा। ठीक है। और बाकी के जो ऑप्शन है उसका क्या, तो इसमें क्या है, डीएच है यानी इंथैल्पी है और इसमें भी क्या है, इंथैल्पी है। इंथैल्पी जो होता है वो फ्लो सिस्टम के लिए होता है, क्लोज सिस्टम के लिए नहीं होता है। किसके लिए होता है, ओपन सिस्टम के लिए होता है। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा और ये तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था प्लस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे है द वर्क डन इक्वल्स पीडीवी फोर। अब ये है पीडीवी किसके लिए यूज होता है, ऐसा ऑप्शन बनाएगा। ठीक है। जो पीडीवी वर्क है वो किसके लिए होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन के लिए, नॉन फ्लो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए, द अरेंजमेंट वेयर वर्क इज डन ऑन द गैस एज द पैडल व्हील टर्न्स बाय ए फॉलिंग वेट। ठीक है। तो पीडीवी जो डब्ल्यू इजकल टू पीडीवी होता है या W इजक्वल टू V1 टू V2 PdV या W इजक्वल टू माइनस V2 टू V1 PdV होता है, या सिंपल कह दिया जाए W इजक्वल टू PdV। ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है पीडीवी, ये सबसे पहले इसको अप्लाई करने का कंडीशन है। कंडीशन क्या है, तो पहला कंडीशन ये है कि सिस्टम को क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। सिस्टम को क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और दूसरा क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है। यानी कि क्लोज सिस्टम और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये वाला जो टर्म है वो एप्लीकेबल है, कौन, पीडीवी। तो पीडीवी किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो वैसा हम लोग ऑप्शन इसमें ढूंढेंगे कि कौन ऑप्शन है क्लोज सिस्टम और रिवर्सिबल प्रोसेस का। तो एन इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन यानी कि फ्री एक्सपेंशन के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है, फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन तो हाईली रिवर्सिबल होता है ना, तो ये भी इससे रिलेटेड नहीं है, अलग वो ऑप्शन है। अगला ऑप्शन नॉन फ्लो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, तो नॉन फ्लो का मतलब क्लोज सिस्टम हो गया और क्वासी स्टैटिक का मतलब कि रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। ठीक है। अब सभी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होते हैं, लेकिन सभी के सभी रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं क्या होते हैं, क्वासी स्टैटिक होते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है अगर, तो इसमें से कुछ ही प्रोसेस जो होंगे वो क्या होंगे, रिवर्सिबल। ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है, क्वासी स्टैटिक ऑप्शन में देने का मतलब ही क्या है कि रिवर्सिबल को वो कह रहा है। तो ये कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब इसमें यह है कि अलग अलग इक्वेशन आता है, वो कौन किसके लिए एप्लीकेबल है देखते हैं, आगे क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया उसी के बारे में। चलिए
देखते हैं क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू ए परफेक्ट गैस विल ऑल्सो बी ट्रू फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि परफेक्ट गैस के लिए कौन सा इसमें से एप्लीकेबल है और रिवर्सिबल और एज वेल एज इरिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए भी कौन जो इक्वेशन है वो वैलिड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि कुछ चीजों को जान लेते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ हम लोग देखे थे, उसमें क्या था, डेल क्यू इजकल टू डेल डब्ल्यू, डेल क्यू इजकल टू डेल डब्ल्यू। तो ये जो था वो किसके लिए एप्लीकेबल था, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, साइकिल के लिए, वो साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या था, एप्लीकेबल था। दूसरा क्या था कि अगर हम लोग फर्स्ट लॉ को लिखें ऐसे, डी क्यू इजकल टू डीई और प्लस डी डब्ल्यू, डीई प्लस डी डब्ल्यू। तो अगर ऐसे लिखें तो ये क्या है, रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल और ओपन हो सिस्टम या क्लोज हो, ये सब के लिए एप्लीकेबल है। रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, ओपन हो या क्लोज हो, ये वाला जो इक्वेशन है वो सब के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं, डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू कर देते हैं, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ पे अगर इंटरनल एनर्जी अगर आ गया तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है वो क्या है, रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, लेकिन किसके लिए है, क्लोज सिस्टम के लिए। किसके लिए है, क्लोज सिस्टम के लिए। ठीक, आगे देखते हैं, इसी में अगर आता है डी क्यू, हल्का सा इसमें चेंज कर देते हैं, डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस पी डी भी अगर कर देते हैं, यहाँ पे डी डब्ल्यू की जगह पे क्या कर देते हैं, पी डी भी कर देते हैं, तो ये जो होगा वो किसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जैसे ही पी डी भी आ गया, तो हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में क्या देखे हैं कि जैसे ही पी डी भी आ गया तो ये क्लोज सिस्टम के लिए है और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। तो ये किसके लिए हो जाएगा, केवल रिवर्सिबल प्रोसेस और क्लोज सिस्टम के लिए। ठीक है, क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, वैसे ही अब क्या है, इस वाले क्वेश्चन में टीडीएस इक्वेशन दिया हुआ है ना। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, टीडीएस इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो टीडीएस इक्वेशन है, टीडीएस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी भी। तो ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में क्या है कि सारा का सारा जो क्वांटिटी है, टेम्परेचर हो या एंट्रोपी हो या इंटरनल एनर्जी हो या प्रेशर हो या वॉल्यूम हो, सभी के सभी क्या है, सिस्टम के प्रॉपर्टी हैं। सभी के सभी क्या है, सिस्टम के प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, तो सभी के सभी सिस्टम के प्रॉपर्टी हैं, तो इसको हम लोग प्रॉपर्टी रिलेशन भी बोलते हैं। और जो प्योर प्रॉपर्टी रिलेशन होता है वो रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये टीडीएस रिलेशन है। एक और टीडीएस रिलेशन होता है, टीडीएस इज इक्वल टू डीएच, डीएच माइनस बीडीपी, ये भी होता है टीडीएस रिलेशन। तो ये भी क्या है, प्रॉपर्टी रिलेशन है। ये भी क्या है, प्रॉपर्टी रिलेशन है। इसमें भी एस क्या है, प्रॉपर्टी है, एच की क्या है, ये भी प्रॉपर्टी है सिस्टम की, भी है और पी भी है, और यहाँ पे टेम्परेचर भी है। तो ये भी क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टी ही है। तो इसको भी हम लोग प्रॉपर्टी रिलेशन बोलते हैं, और ये भी रिवर्सिबल एज वेल एज रिवर्सिबल दोनों के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। तो टीडीएस इक्वेशन यहाँ पे जो है, टीडीएस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी भी, यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी भी, ये सिर्फ रिवर्सिबल के लिए, किसके लिए, सिर्फ रिवर्सिबल के लिए, क्योंकि पी डी भी ही रिस्ट्रिक्ट करता है रिवर्सिबल और क्लोज के लिए। ठीक है, रिवर्सिबल और क्लोज के लिए। और डी क्यू इक्वल टू टी डी एस है, तो ये प्योर प्रॉपर्टी रिलेशन नहीं है ना, और इसमें पीडीवी और ये सब कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको भी हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, सिर्फ रिवर्सिबल के लिए यूज करेंगे। किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए। लेकिन ये प्रॉपर्टी रिलेशन है, तो रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसी पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन पूछते रहेगा
कि कौन साइकिल रिवर्सिबल, कौन सा इक्वेशन रिवर्सिबल के लिए यूज होता है, कौन इरिवर्सिबल के लिए यूज होता है, तो इसको ध्यान से देख लेना है। ठीक है, इसमें कौन है, ये डी क्यू इजकल टू डेल डब्ल्यू, ये तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए है। ये डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इसमें डी डब्ल्यू में क्या हो जाएगा, बाउंड्री वर्क और अदर वर्क भी आ जाएगा, इस वजह से ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए है, और ओपन और क्लोज सिस्टम दोनों के लिए है। जैसे ही एनर्जी के जगह पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसमें बहुत सारे एनर्जी थे, उसके जगह पे जैसे ही केवल इंटरनल एनर्जी आ गया, ये क्लोज सिस्टम के लिए हो गया। और फिर उसके बाद डी डब्ल्यू अभी भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए है। यहाँ पे जैसे ही पीडीवी आ गया, तो पीडीवी के लिए हम लोग जानते हैं कि पीडीवी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है और क्लोज सिस्टम के लिए होता है। तो ये वाला जो इक्वेशन है वो किसके लिए हो गया, रिवर्सिबल और क्लोज के लिए हो गया। ये टीडीएस इक्वेशन है। टीडीएस इक्वेशन क्या है, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी इक्वेशन है। तो इसमें क्या है, ये रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, और ये क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन पीडीवी गिव्स द मेजर ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग, किस प्रोसेस के दौरान ये पीडीवी जो है वर्क वो डन को बताता है। तो स्टेडी फ्लो फ्लो वर्क के बारे में कह रहे हैं, नहीं। नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस, यस, नॉन फ्लो के लिए ही ये आता है, नॉन फ्लो और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही ये होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ओपन साइकिल नहीं, एनी सिस्टम नहीं, स्टेडी फ्लो यानी कि ये भी ओपन साइकिल ही है, ओपन प्रोसेस ही है, फ्लो प्रोसेस ही है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉर ए प्रोसेस विच इज नॉन फ्लो, एक प्रोसेस है जो कि क्या है, नॉन फ्लो, इज द इंटरनल एनर्जी, यू का है उसका इंटरनल एनर्जी है, क्यू इज द हीट, डब्ल्यू इज द वर्क डन, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, पीछे आया हुआ था, इसका भी आंसर यही वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए पर्टिकुलर आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ आर इज, आर की वैल्यू इसमें दे रखी है, कितना दे रखा है, 0.280 सॉरी, और गामा की वैल्यू दे रखी है 1.375, 1.375 दे रखा है। द वैल्यू ऑफ सीपी एंड सीवी रिस्पेक्टिवली इन किलो जूल पर केजी, यानी कि हमसे पूछ रहा है सीपी और सीवी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इसके लिए, क्या होता है, जो सीपी माइनस सीवी, सीपी माइनस सीवी इजकल टू क्या होता है, आर होता है, सीपी माइनस सीवी इजकल टू क्या होता है, आर होता है, और सीपी बाई सीवी, सीपी बाई सीवी इजकल टू क्या होता है, गामा होता है। तो यहाँ पे हम लोग के पास दो इक्वेशन है ना, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये, इक्वेशन 2, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, और बाकी जो है वो हम लोग को गिवन है। तो यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो ये सीपी और सीवी की वैल्यू दे रखी है, तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो पहले इक्वेशन को ही सेटिस्फाई कर लेते हैं, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी है, 0.287, यानी कि इसमें से किसको माइनस कर देंगे, किसको सीपी में से सीवी को माइनस कर देंगे, कि ये वैल्यू आ जाएगी 0.280। ठीक है, किसके लिए इतना आ जाएगा 0.280। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें से, बारी बारी से माइनस करते जाते हैं। तो ए ऑप्शन नंबर को चेक करते हैं, 1.111, उसमें से घटा देंगे 0.660, तो ये लगभग कितना के आसपास आ जा रहा है, 0.4 के आसपास आ रहा है। तो ये क्या है, ऑप्शन गलत है। बी नंबर ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, 1.20, उसमें से घटा लेंगे 0.70, तो ये लगभग आ जाएगा 0.5 के आसपास, ये भी नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं, ये है 1.25, उसमें से घटा लेंगे 0.80, तो ये लगभग हो जाएगा 0.45 के आसपास। ठीक है, 0.45, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन कौन सा बच गया, सी, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर उसको चेक करना है तो हम लोग घटा के उसको चेक कर सकते हैं, इतना ही आएगा 0.280।
ठीक है। अगर अगर इसमें से किसी और का भी 0.280 आया होता तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 0.8 दिया है, अगर यहाँ पे दे देता है 0.97, कितना देता है 0.97, तो अगर यहाँ पे 0.97 को अगर हम लोग हटाते हैं, 0.97 अगर रख के यहाँ पे 97 को अगर घटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है 0.28 आ जाता। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वल वैल्यू आ गई, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक बार तुरंत डिवाइड करके देख लेते हैं कि कौन इसके नजदीक आ रहा है, कौन गामा के नजदीक आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 97 से, किसको 97 से 125 को डिवाइड करते, तो एक बार में कटाते तो 97 हो जाता, 28 बचता, जीरो पुट करते तो ये 9 3 जा, 9 3 जा में ज्यादा हो जाता तो 9 2 जा, मतलब कि 1.2 समथिंग के आसपास ही रह जाता, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो ऐसे हम लोग चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ज्यादा चांस है कि ये सीपी माइनस सीवी करने पे ही आंसर आ जाए। ठीक है, अगर दो ऑप्शन मैच कर रहा है तो उसके केस में हम लोग गामा का वो भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हीट सप्लाई टू सिस्टम इक्वल टू वर्क डन इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस कैरिड आउट। हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन, यानी कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। ये कब हो सकता है, डेल क्यू किसी सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं और वो वर्क डन के लिए वर्क डन के बराबर है, ये कब हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या होता है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल क्यू डायरेक्टली डेल डब्ल्यू के बराबर कब हो सकता है, जब डेल यू की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और डेल यू जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो उस समय डेल यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा टी जीरो होने का मतलब कि टी क्या हो, कांस्टेंट हो, टी क्या हो, कांस्टेंट हो। और टी कांस्टेंट होने का मतलब प्रोसेस क्या होना चाहिए, आइसोथर्मल होना चाहिए। प्रोसेस क्या होना चाहिए, आइसोथर्मल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The area below the PV diagram for a non-flow process represents, पीवी डायग्राम के अंदर का एरिया जो है वो क्या दिखलाता है, पीवी डायग्राम का अंदर का जो एरिया है वो क्या बताता है, तो वर्क डन बताता है। ठीक है, नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए, तो नॉन फ्लो प्रोसेस मतलब क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम का जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोग पीवी डायग्राम के जो कर्व होता है उसको हम लोग किस पे प्लॉट कर देते हैं, किस पे प्रोजेक्शन लेते हैं, तो वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं ना, तो क्या हो जाता है पी डीवी। तो ये क्या है, वर्क है, जो इसका एरिया हमको बताता है। पीवी डायग्राम का जो एरिया देता है जब वॉल्यूम एक्सिस पे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए वर्क डन होता है। इसी को अगर हम लोग प्रेशर एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते, इसी को हम लोग किस पे प्रोजेक्ट करते हैं, प्रेशर एक्सिस पे अगर प्रोजेक्ट करते तो ये ओपन सिस्टम का वर्क डन देता है, किसका वर्क डन देता, ओपन सिस्टम का वर्क डन देता है। ठीक है, तो द एरिया बिलो द पीवी डायग्राम फॉर ए नॉन फ्लो प्रोसेस रिप्रेजेंट्स वर्क ट्रांसफर, किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है। और वैसे ही एक और क्वेश्चन पूछता है कि हीट ट्रांसफर को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो हीट ट्रांसफर को टीएस डायग्राम करता है, कौन करता है, टीएस डायग्राम। तो एरिया अंडर टीएस डायग्राम, एरिया अंदर ये जो कर्व है टीएस डायग्राम का जो कर्व है उसके अंदर का जो एरिया है वो क्या करता है, हीट सप्लाई या हीट आउटपुट को बताता है, यानी कि हीट ट्रांसफर को देता है टीएस डायग्राम का एरिया, और पीवी डायग्राम का एरिया जो देता है वो किसको देता है, वर्क ट्रांसफर को देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द फ्लोइंग। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, तो सेकंड लॉ का दो स्टेटमेंट है, सेकंड लॉ का दो स्टेटमेंट है। एक को हम लोग बोलते हैं केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और एक को बोलते हैं क्लासियस स्टेटमेंट। ठीक है, तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट जो है वो हीट इंजन के बारे में बात करता है, किसके बारे में बात करता है, हीट इंजन के बारे में बात करता है। और क्लासियस स्टेटमेंट जो है वो हीट पंप के बारे में बात करता है, किसके बारे में बात करता है, हीट पंप के बारे में। तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये इम्पॉसिबल है वैसा मशीन बनाना जो कि
सिंगल रिजर्वायर से इंटरेक्ट करे, यानी कि सिंगल रिजर्वायर से हीट इनपुट ले, सिंगल रिजर्वायर से हीट इनपुट ले और उसको उतना ही मात्रा में वर्क आउटपुट दे दे, उतना ही मात्रा में वर्क आउटपुट दे दे, बिना अदर रूप में रिजेक्ट किए हुए, यानी कि बिना हीट को रिजेक्ट किए हुए थोड़ा ना थोड़ा मात्रा, डायरेक्टली पूरा का पूरा सिंगल रिजर्वायर पे वर्क करते हुए वो पूरे के पूरे वर्क में कन्वर्ट कर दे, ये ऐसा इम्पॉसिबल है। ये कौन बोलता है? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट बोलता है। इसी को हम लोग एक तरह से, अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसी को हम लोग बोलते हैं पीएमएम2। पीएमएम2 प्रीपोचुअल मोशन मशीन का ही ये स्टेटमेंट है कि ऐसा मशीन जो सिंगल रिजर्वायर से इंटरेक्ट करे, सिंगल रिजर्वायर से इंटरेक्ट करे और डायरेक्ट उसको वर्क में कन्वर्ट कर दे, यानी कि सिंगल रिजर्वायर से वर्क इंटरेक्ट करके उसको वर्क में कन्वर्ट कर दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड। और उसी को ये केल्विन प्लांक स्टेटमेंट वायलेट करता है, कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू पीएमएम2, मतलब पीएमएम2 होना इम्पॉसिबल है। पीएमएम2 क्या कहता है कि एक ही रिजर्वायर से इंटरेक्ट करके वर्क प्रोड्यूस करे, तो ये क्या है? गलत है, मतलब नहीं हो सकता ऐसा। तो ये ही है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, जो कि हीट इंजन के बारे में डिस्कस करता है और पीएमएम2 को वायलेट करता है, पीएमएम2 को गलत साबित करता है। ठीक है। क्लासियस स्टेटमेंट क्या है? तो हीट पंप के बारे में क्लासियस स्टेटमेंट है। ये क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट या ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट टेकिंग एक्सटर्नल वर्क। ठीक है। बिना एक्सटर्नल एनर्जी लिए, बिना एक्सटर्नल वर्क के लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट को पहुंचा दे, लोअर टेम्परेचर से हीट लेके, टी लोअर से हीट लेके और हायर टेम्परेचर पे हीट को पहुंचा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है बिना वर्क इनपुट लिए। ये कहता है क्लासियस स्टेटमेंट, यानी कि बिना वर्क इनपुट लिए, बिना वर्क उस सिस्टम पे किए हुए हम लोअर टेम्परेचर से हीट को हायर टेम्परेचर पे नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है। ये है क्लासियस स्टेटमेंट। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है इसमें? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग। किसके बारे में है? वर्क इनटू हीट? नहीं। चेंज ऑफ वर्क इनटू मैग्नेटिक एनर्जी? इसका तो दूर दूर तक बात नहीं है। चेंज हीट इनटू वर्क? किसके बारे में है? चेंज हीट इनटू वर्क। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। अभी पीएमएम जो प्रीपिचुअल मोशन मशीन है उसकी एक कहानी सुनाएंगे। उसमें प्रीपिचुअल मोशन मशीन 1, 2, 3 तीनों का तीनों क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। प्रीपिचुअल मोशन मशीन 1, पीएमएम 1, 2 और 3 तीनों कवर हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये है अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, तो अभी अभी हम लोग डिस्कस किए हैं केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट क्या है। तो इट इज इम्पॉसिबल for a heat engine to produce net work in a complete cycle if it exchange heat only with body at a single fixed temperature। यानी कि सिंगल फिक्स टेम्परेचर पे कोई रिजर्वायर है, उससे हीट इनपुट लेकर कोई भी हीट इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है। ये किसका स्टेटमेंट है? केल्विन प्लांक का। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। Heat cannot flow by itself a body for of lower temperature to a body of higher temperature. This is known as heat अपने आप लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी से हायर टेम्परेचर वाले बॉडी के तरफ नहीं जा सकती है। लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी से हायर टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ अपने आप नहीं जा सकती है।
ये किनका स्टेटमेंट है? तो यही सेकेंड लॉ के क्लासियस स्टेटमेंट है। सेकेंड लॉ का क्लासियस स्टेटमेंट है, जिसको अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कुछ देर पहले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए हीट इंजन इज सप्लाई हीट एट रेट ऑफ 30,000 जूल पर सेकेंड एंड गिव्स एन आउटपुट ऑफ 9 किलोवाट। द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द इंजन। ठीक है, तो थर्मल इफिशियंसी इसका निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, इसमें क्या कह रहा है कि हीट इनपुट ले रहा है, एक हीट इंजन है, हीट इनपुट ले रहा है। कितना का हीट इनपुट ले रहा है? 30,000 जूल पर सेकेंड। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? 30 किलो वाट। क्या लिख सकते हैं? 30 किलो वाट। और ये कुछ वर्क प्रोड्यूस कर रहा है और कुछ हीट रिजेक्ट कर रहा होगा लोअर टेम्परेचर पे। ठीक है, ये हीट इंजन है। तो वर्क कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 9 किलोवाट। वर्क कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 9 किलोवाट। इनपुट कितना ले रहा है? 30 किलोवाट। तो इफिशियंसी इसकी कितनी हो जाएगी? इफिशियंसी होता है वर्क डन अपॉन क्यू इन। वर्क डन अपॉन क्यू इन, यानी कि वर्क डन कितना है? 9 और क्यू इन कितना है? 30। यानी कि ये हो जाएगा 3/10। 3/10 का मतलब हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे 3/10 को। 3/10 को 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, एक परसेंटेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30%। कितना आ जाएगा? 30%। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इफिशियंसी जो होती है क्या होती है? वर्क डन अपॉन क्यू इनपुट। नेक्स्ट देखते हैं। कार्नोट साइकिल इफिशियंसी डिपेंड्स अपॉन। कार्नोट साइकिल की जो इफिशियंसी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? तो कार्नोट साइकिल जो कि एक आइडियल साइकिल है, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर रेंज पे डिपेंड करती है। हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर रेंज पे डिपेंड करती है। ये फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करती है कि इसमें फ्लूइड कौन सा फ्लो हो रहा है, कौन सा फ्लूइड है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा? टेम्परेचर रेंज ऑफ ऑपरेशन। यानी कि कार्नोट जो साइकिल की इफिशियंसी है किस पे डिपेंड करती है? तो टेम्परेचर रेंज ऑफ ऑपरेशन, किस टेम्परेचर रेंज में वो ऑपरेट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी इज डिस्कस इन। तो ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग को मिल चुका है। कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी इज डिस्कस इन। तो इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट जो होता है वो किस किस में यूज होता है? तो फर्स्ट लॉ में होता है। ठीक है, किस में यूज होता है? फर्स्ट लॉ में। फर्स्ट लॉ में इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट यूज होता है। इंटरनल एनर्जी और क्वांटिटी का कंसेप्ट होता है, क्वांटिटी का और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ठीक है, फर्स्ट लॉ इनके बारे में बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी का और इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट को बताता है। जीरोथ लॉ टेम्परेचर के कंसेप्ट को बताता है, टेम्परेचर मेजरमेंट के कंसेप्ट को बताता है, टेम्परेचर मेजरमेंट के कंसेप्ट को बताता है। और उसके बाद सेकेंड लॉ किसको बताता है? तो इंट्रोपी के कंसेप्ट को बताता है। सेकेंड लॉ किसको बताता है? इंट्रोपी के कंसेप्ट को बताता है। ठीक है, इंट्रोपी के कंसेप्ट को बताता है, एज वेल एज क्वालिटी को बताता है, एनर्जी के क्वालिटी को बताता है। किसको? एनर्जी के क्वालिटी को बताता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है? थर्ड लॉ क्या है? तो थर्ड लॉ जो है वो इंट्रोप एब्सोल्यूट इंट्रोपी के बारे में बताता है। एब्सोल्यूट, LUTE, एब्सोल्यूट इंट्रोपी के बारे में बताता है। ठीक है, सेकेंड लॉ किसके बारे में बताता है? एब्सोल्यूट इंट्रोपी के बारे में बताता है। यानी कि जो जीरोथ लॉ है वो टेम्परेचर मेजरमेंट, फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट को, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फर्स्ट लॉ बताता है। ठीक है,
सेकंड लॉ एंट्रोपी के कंसेप्ट को और क्वालिटी ऑफ एनर्जी को बताता है, ठीक है। और थर्ड लॉ किसको बताता है? ऑब्सोल्यूट एनर्जी को, ऑब्सोल्यूट एंट्रोपी को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ टू लिक्विड एट डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्स्ड, दो अलग अलग टेम्परेचर पे लिक्विड है, उनको मिक्स किया जा रहा है, देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द लिक्विड कैन बी ऑब्टेन्ड बाई। तो दो लिक्विड है L1 L2 और उसको मिला के कर दिया जा रहा है L फाइनल, है ना। तो अगर L1 का अगर हम लोग टोटल क्या देखें, हीट देखेंगे, तो M1 C1 और डेल्टा टी देखेंगे। इसका M2 C2 जिस तापमान पे है केवल टी देखेंगे, डेल्टा टी नहीं देखेंगे, ठीक है। क्या है? M1 C1 T1 M2 C2 T2 इक्वल टू M फाइनल C फाइनल और T फाइनल, ठीक है। M फाइनल C फाइनल T फाइनल। अगर अगर ये सेम लिक्विड है, डिफरेंट टेम्परेचर, टू लिक्विड एट डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब ये नहीं कहा है कि दोनों लिक्विड क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? M1 T1 प्लस M2 T2 प्लस M फाइनल T फाइनल, क्योंकि फिर उस लिक्विड के लिए C क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है, सबके लिए क्या होता है? सेम होता है। तो कुल मिला के हम लोग ये क्या कर रहे हैं, ये एनर्जी कंजर्वेशन ही तो लगा रहे हैं कि पहले की एनर्जी यानी कि उसका हीट, उसके अंदर कितना हीट है, इसके अंदर कितना हीट है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल हीट के इक्वल हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग उसका क्या कर लेंगे? टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? तो ये किसको अप्लाई कर रहे हैं एक तरह से? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई कर रहे हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में कौन सा लॉ बताता है? तो फर्स्ट लॉ बताता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एरिया बिलो द पीवी डायग्राम फॉर ए नॉन फ्लो प्रोसेस रिप्रेजेंट्स। तो ये तो दोबारा क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्क ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉर ए स्टेडी फ्लो सिस्टम, स्टेडी फ्लो सिस्टम, ठीक है, यानी कि फ्लो सिस्टम है, वेयर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लिजिबल, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। किसके लिए है? फ्लो सिस्टम के लिए है। तो फ्लो सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एच का कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। डी एच यानी कि उसमें क्या आ जाएगी? इंथैल्पी आ जाएगी। तो इंथैल्पी हम लोग को किस में दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, ये एक है ना, लेकिन इसमें वर्क नहीं है। तो ये टोटल का टोटल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू माइनस डब्ल्यू। या ऐसे हम लोग लिख देते हैं डेल क्यू इक्वल टू डेल एच प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। तो ये वाला जो है वो क्या है? फ्लो प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस, अभी अभी हम लोग डिस्कस किए हैं इसको, कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको बताता है? तो एंट्रोपी के कंसेप्ट को बताता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको बताता है? इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट को बताता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो आइडियल गैस का सिर्फ और सिर्फ फंक्शन होता है टेम्परेचर का। किसके लिए? मतलब किस, ये कौन बोला था? तो ये जो फंक्शन जो होता है, केवल टेम्परेचर का जो फंक्शन होता है वो सिर्फ होता है आइडियल गैस के लिए। किसके लिए होता है? आइडियल गैस के लिए। और आइडियल गैस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट गैस बोलते हैं, परफेक्ट गैस बोलते हैं। तो आइडियल गैस बोले या परफेक्ट गैस बोले, उसके लिए एप्लीकेबल होता है कि ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट जूल भाई साहब का है, याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट,
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव इफिशियंसी ऑफ इंजन। इफिशियंसी ऑफ इंजन यानी कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई एक ही रिजर्वायर से इंटरेक्ट करके जितना हीट ले उतना ही वर्क प्रोड्यूस कर दे, यानी कि जितना हीट ले उतना ही वर्क प्रोड्यूस कर दे। अगर ऐसा होता तो इफिशियंसी क्या हो जाती, 100% हो जाती, क्योंकि इफिशियंसी हम लोग क्या जानते हैं, वर्क अपॉन क्यू इन। वर्क अपॉन क्यू इन और दोनों कट के क्या हो जाता है, एक हो जाता है, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। इफिशियंसी कितनी हो जाती है, 100%। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये केपी कहता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऐसा कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि वो किसके बारे में मना करता है, तो 100% इफिशियंसी के बारे में कहता है। ठीक है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि किसी की इफिशियंसी कितनी हो जाए, 100% हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, ए रिवर्सिबल इंजन हैज आइडियल थर्मल इफिशियंसी ऑफ 30%। एक रिवर्सिबल साइकिल है, उसका आइडियल थर्मल इफिशियंसी कितना है, 30% है, यानी कि इफिशियंसी कितनी है, 30% है। When it is used as a refrigerant machine with all condition unchanged, the coefficient of performance, COP पूछ रहा है, वो भी किसका, रेफ्रिजरेशन का, रेफ्रिजरेशन का COP पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान ध्यान से, जो इफिशियंसी होती है इसी को अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं, मतलब कि 30 बटा में एक तरह से क्या है, 100 है, इसी को हम लोग पलट देते हैं, इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 100/30। तो ये हो जाता है सीओपी ऑफ हीट पंप, ये हो जाता है सीओपी ऑफ हीट पंप का सीओपी हो जाता है। तो कितना हो गया, 100/30 यानी कि 10/3। तो सीओपी ऑफ हीट पंप अगर हमसे पूछता, तो सीओपी ऑफ हीट पंप क्या हो जाता है, 10/3 हो जाता है, यानी कि 3.333 हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल, यानी कि सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन मशीन। ठीक है, रेफ्रिजरेशन मशीन का सीओपी हमसे पूछा है, तो जो इसका सीओपी होगा वो कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, जब आरएसी हम लोग पढ़ेंगे, आरएसी का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो वहां पे डिस्कस करेंगे कि जो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्लस का 1, इसमें अगर 1 जोड़ देते हैं तो वो किसके बराबर आ जाता है, सीओपी ऑफ हीट पंप के बराबर आ जाता है। तो सीओपी ऑफ अगर हम लोग निकालेंगे किसका, आर ई का, तो एक इधर लाके इसमें से क्या घटा लेंगे, 3.333 है, तो उसमें से एक घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 2.333। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और भी तरीके हैं टेम्परेचर स्केल को मान के, मतलब कोई भी टी हायर टी लो और इसके एफिशिएंसी के हिसाब से वैसे हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। सीओपी जो होता है, हीट पंप की जो सीओपी होती है, वो हीट इंजन के इफिशियंसी को उलट देंगे, तो वही क्या हो जाएगी, सीओपी आ जाएगी। हीट इंजन के इफिशियंसी को हम लोग अगर उलट देंगे, तो हीट इंजन की इफिशियंसी कितनी है, ये है 30/100, इसको हम लोग उल्टा कर दिए तो 100/30 हो गया, यानी कि 10/3 हो गया। ये सीओपी ऑफ हीट पंप का पूछता तो डायरेक्ट हम लोग यही ऑप्शन लगा लेते, यानी कि 3.33। लेकिन रेफ्रिजरेशन का पूछा है, तो हीट पंप से एक कम होता है रेफ्रिजरेशन का, तो ये वहां पे ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन फॉर इनिशियली सुपर हीटेड स्टीम, इनिशियली सुपर हीटेड स्टीम इसके लिए पूछ रहा है, सुपर हीटेड स्टीम के लिए, थ्रू द नोजल में अप्रोक्सीमेटेड बी गिवन बाय द इक्वेशन। तो वो किस इक्वेशन के द्वारा दिया जा सकता है, तो ये पीवी का पावर, मतलब आइसेंट्रोपिक है, तो वो तो हम लोग जानते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, पीवी का पावर गामा इजक्वल टू कांस्टेंट। और जब ये आइडियल गैस की बात होती है तो गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 होती है, 1.4 होती है, 7/5 के इक्वल 1.4 होती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि स्टीम है, क्या है, स्टीम है, लेकिन है क्या, सुपर हीटेड स्टीम है। तो सुपर हीटेड स्टीम जो होता है वो नियरली आइडियल गैस के होता है, आइडियल गैस के नियरली होता है, नियर होता है, तो इसीलिए उसका क्या हो जाएगा, 1.3, जो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.3, यानी कि इसी के नजदीक में।
ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये तो गलत है ऐसे ही। ये बहुत दूर है, 1.135 है, और ये 1.12 है। यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1.3, यानी कि इसके नजदीक होगा, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नियरली सुपर हीटेड, जो सुपर हीटेड स्टीम होता है वो उसको हम लोग कैसे रिएक्ट ट्रीट करते हैं, तो आइडियल गैस जैसा, ठीक है। इसको एक तरह से ध्यान रखना है, याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं। Gas contained in a closed system consisting of a piston cylinder arrangement is expanded। ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का। वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन इज 50 किलो जूल। वर्क डन हमको मिल रहा है, यानी कि वर्क डन बाहर आ रहा है, तो ये प्लस का 50 किलो जूल है। ठीक है, आगे देखते हैं। डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन इज 30 किलो जूल। और इंटरनल एनर्जी में जो डिक्रीज हो रहा है वो कितना का डिक्रीज हो रहा है, 30 किलो जूल का डिक्रीज, मतलब कि माइनस 30 किलो जूल। हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस इज इक्वल टू, तो हीट ट्रांसफर इस प्रोसेस में क्या होगा, हीट ट्रांसफर क्या होगा, तो फर्स्ट लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे, Q इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ से Q नहीं पता है, डी यू को हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस का 30, और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 20 किलो जूल। यानी कि 20 किलो जूल हीट की क्या हो रही है, सप्लाई आ रही है। तो हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस, कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो 20 किलो जूल प्लस का 20 किलो जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए हीट इंजन हैज थर्मल इफिशियंसी ऑफ 30%। 30% इसकी थर्मल इफिशियंसी है, हीट इंजन की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, 30% है। ठीक है, द इनपुट इज इतना, इनपुट जो हो रहा है, वर्क इनपुट, इनपुट उसमें हम लोग क्या दे रहे होंगे, हीट का इनपुट दे रहे होंगे, हीट इंजन है तो वर्क आउटपुट देता है। ठीक है, तो इनपुट कितना है, क्यू इन, इनपुट कितना है, 20 किलो वाट। कितना है, 20 किलो वाट, एक तरह से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, किलो। तो 20 किलो वाट का इनपुट है, हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट गिवन बाय द हीट इंजन, यानी कि वर्क डन एक तरह से पूछ रहा है। तो इफिशियंसी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू इन। तो इफिशियंसी कितनी है, 30/100, इसको परसेंटेज को ऐसे 30/100 इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना दे रखा है हमको निकालना है, और क्यू इनपुट कितना दे रखा है 20, इसको थाउजेंड में ही रख देते हैं। ठीक है, ये एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा दो तिया छः, छः पे 6000, यानी कि 6000 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क टन कितना आ जाएगा, 6000 वाट आ जाएगा। ऐसे निकाल लेंगे हम लोग इसको। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following characteristic does not change during the reversible adiabatic process? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब हो गया आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबेटिक को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब हो गया कि एस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। एस क्या है, कांस्टेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होता है, तो इंट्रोपी। कौन सा नहीं चेंज होगा, तो इंट्रोपी चेंज नहीं होता है। तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट 10 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दिया है 1 मीटर क्यूब एट 10 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर दे रखा है 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रीली, फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है, कैसे,
फ्रीली, यानी कि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, टू द वॉल्यूम ऑफ 10 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम कितनी हो गई, 10 मीटर क्यूब हो गई। द वर्क डन विल बी, तो फ्री एक्सपेंशन के केस में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। फ्री एक्सपेंशन के केस में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। यहाँ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। जब कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो होगा, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। इसको बिना कैलकुलेट के डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या देख लिए, फ्रीली 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 एक्सपेंड कर रहा है, तो फ्री एक्सपेंशन के केस में वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, वो है प्रीपिचुअल मोशन मशीन, प्रीपिचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड। देखिए, प्रीपेचुअल मोशन मशीन तीन होता है, PMM1, PMM ऑफ फर्स्ट काइंड, पहला तरीके का प्रीपेचुअल मशीन, दूसरे तरीके का प्रीपेचुअल मोशन मशीन, और एक और प्रीपेचुअल मोशन मशीन होता है तीसरे तरीके का प्रीपेचुअल मोशन मशीन ऑफ थर्ड काइंड, ठीक है। तो ये परपेचुअल मोशन मशीन जो होता है वो हाइपोथेटिकल होता है, क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है, ठीक है। हाइपोथेटिकल इमेजिनरी मशीन होता है एक तरह से, ठीक है, इसको बस एज्यूम किया गया होता है प्रीपिचुअल मोशन मशीन का। तो प्रीपिचुअल मोशन मशीन वन जो होता है वो फर्स्ट लॉ को वायलेट करता है, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को वायलेट करता है। टू जो होता है वो सेकेंड लॉ को वायलेट करता है, और सेकेंड लॉ में भी पर्सनली किसको वायलेट करता है, तो केपी को, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को। थर्ड लॉ जो है, वो थर्ड जो प्रीपिचुअल मोशन मशीन है वो लॉ ऑफ फ्रिक्शन को वायलेट करता है, ठीक है, फ्रिक्शन को वायलेट करता है, ठीक है। ये किसको वायलेट करता है, फ्रिक्शन को वायलेट करता है। तो पहला वाला जो प्रीपिचुअल मोशन मशीन है वो क्या कहता है, तो पहला वाला कहता है कि बिना हीट इनपुट लिए, है ना, बिना हीट इनपुट लिए कोई भी मशीन है, मान लीजिए कि हीट इंजन ही है, तो ये पहला वाला प्रीपिचुअल मोशन मशीन कहता है कि बिना हीट इनपुट लिए कंटिन्यूअस वर्क आउटपुट देता है, वर्क आउटपुट देता रहे, मतलब बिना हीट इनपुट लिए कंटिन्यूअस वर्क आउटपुट देता रहे। तो एक तरह से ये किसको वायलेट कर रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, या फर्स्ट लॉ को, जो क्या कहता है कि एनर्जी एनर्जी जो होता है वो नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे कुछ इनपुट ना ले और एनर्जी क्रिएट करे, ऐसे कैसे हो सकता है, तो यही है PMM1, PMM1। तो PMM1 क्या बात करता है कि कोई भी हीट इनपुट ना ले और सीधा के सीधा वर्क आउटपुट रेगुलर देता रहे, कंटिन्यूअस वर्क आउटपुट देता रहे। तो ये क्या है, PMM1 है, जो कि किसको वायलेट करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, ठीक है। अब उसके बाद ये जो प्रोपोचुअल मोशन मशीन जो था, जो सोच रहा था, वो पहले सोचा था कि बिना हीट इनपुट के हम डायरेक्ट केवल वर्क करेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। डायरेक्ट फर्स्ट लॉ आके कह रहा है कि नहीं नहीं, हम तो तुमको ऐसा नहीं करने देंगे, ठीक है। फिर सोच रहा है अच्छा चलो दूसरा उपाय ढूंढते हैं, चलो हीट इनपुट हम ले लेते हैं। फिर सोच रहा है कि अब की क्या कर लेते हैं कि हम हीट इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये फिर अगली बार क्या सोचा कि चलो हीट इनपुट हम ले लेते हैं, तो यहां से हीट इनपुट ये ले लिया। लेकिन अभी भी ये सोच रहा है कि हीट इनपुट जितना ले रहे हैं ना उतना ही वर्क आउटपुट कर दे, उतना ही वर्क आउटपुट कर दे, मतलब इससे हीट इनपुट लें हम, हायर टेम्परेचर से हीट इनपुट लें और उसको सीधे सीधे वर्क में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। तो जैसे ही ये बात सोचा, ये बात बोलने लगा,
तुरंत केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, सेकेंड लॉ का जो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है वो बोला कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो तुम। सिंगल रिजर्वायर से इंटरेक्ट करके, सिंगल रिजर्वायर से हीट इनपुट लेके डायरेक्ट उसको उतना ही वर्क आउटपुट नहीं दे सकते हो। तो पी, ये कौन हो गया, पीएमएम2, ये कौन हो गया, पीएमएम2। तो इसको वायलेट कौन करता है, केल्विन प्लांक का, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, जो कि क्या है, सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब ये सोचा कि अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं कि अब तुमको हमको ये भी मना कर दिए कि क्या करना है, हीट भी नहीं लेना है, मतलब हीट भी एक एक से नहीं लेने दे रहे हो, फिर उसके बाद वर्क भी नहीं करने दे रहे हो। तो फिर सोचा कि चलो दूसरा उपाय लगाते हैं। फिर कह रहा है कि चलो अब ना हम हीट लेंगे और ना ही हम वर्क करेंगे, बस केवल ऐसे ही साइकिल में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। मतलब कि ना ही हम हीट लेंगे और ना ही हम वर्क करेंगे, सिर्फ साइकिल में ऐसे ही हम घूमते रहेंगे। यानी कि हम हीट इनपुट भी नहीं लेंगे और वर्क आउटपुट भी नहीं करेंगे, वर्क आउटपुट भी नहीं करेंगे, बस केवल हम घूमते रहेंगे। ऐसा तो कर सकते हैं ना, है ना, मतलब ऐसा ये सोच रहा है, हाइपोथेटिकल है तो सोच रहा है। तो ये तीसरा बार अब सोच रहा है कि ऐसा तो कर सकते हैं कि ना हम हीट भी ना ले, वर्क भी ना दें और घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये कौन बोला, तो फिर फ्रिक्शन, यानी कि ऐसा होना, यानी कि तुम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हो, और फ्रिक्शन को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, फ्रिक्शन को पूरी तरीके से हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से ये लॉ ऑफ फ्रिक्शन, यानी कूलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन को क्या करता है, वायलेट करता है, फ्रिक्शन को वायलेट करता है। कौन, पीएमएम3। ठीक है, तो ये जो पीएमएम3 है, हम लोग एक जो खिलौना बाजार में मिलता है, मेला में मिलता है, ये वाला, है ना। तो ये वाला खिलौना क्या होता है कि जो ये बर्ड होती है वो पानी पीती है, फिर सीधा हो जाती है, फिर पानी पीती है, फिर सीधा हो जाता है, ऐसा क्या होता है, कंटिन्यूअस होते रहता है। लेकिन ये भी कुछ समय के बाद क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, ये भी कुछ समय के बाद क्या होता है, रुक जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल था पीएमएम3 का, कि ना हम कोई काम करेंगे, ना हम कुछ लेंगे, ना कुछ देंगे, बस हम अपना साइकिल में एक तरह से घूमते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो ये है पीएमएम3। चलिए, लेक्चर पसंद आया होगा, अगर थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, वैल्यू एडिशन कुछ भी हुआ होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और बने रहें इस चैनल पे। हम लोग इसमें पूरा डिस्कस करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में जो आरआरबी जेई टोटल क्वेश्चन पूछा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को पूरी तरीके से, एक एक कंसेप्ट को हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।